नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को कम करना और यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध कराना बताया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार जनता की सुविधा के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि नई इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल करने से शहर के विभिन्न रूटों पर कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को सार्वजनिक परिवहन में शामिल किया जाए ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिल सके। इन बसों के संचालन से न केवल यात्रियों को लाभ मिलेगा बल्कि दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक और पर्यावरणीय दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, जिससे राजधानी का सार्वजनिक परिवहन और अधिक सशक्त बनेगा। दिल्ली को क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, स्मार्ट दिल्ली बनाने की दिशा में जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार लगी है, आज एक अगला कदम हमने उसी दिशा में बढ़ाया है जब 200 नई ईवी बसेस हमारी इस परिवहन व्यवस्था में जुड़ी है। आज 6300 बसेस के साथ में दिल्ली बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। क्लीन मोबिलिटी के माध्यम से ये पूरी दिल्ली शहर पर्यावरण की लड़ाई भी लड़ रहा है और अपने ट्रांसपोर्टेशन को भी बेहतर कर रहा है। तो मैं दिल्ली की जनता को बधाई देती हूँ कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली परिवहन व्यवस्था मजबूत हो रही है, ईवी बसेस आ रही हैं जो ना केवल सुविधाजनक है बल्कि इस पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतरीन सुरक्षित रूप में ड्राइव करने का एक नया आयाम दिल्ली उस पे पहुंची है। सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। दिल्ली रोहतक का आज रूट हमने इंटरस्टेट बसेस के रूप में आज एक नया रूट शुरू किया है, उसके लिए भी दिल्ली की जनता को बधाई है। देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि निरंतर दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता की को जो सुविधा देनी चाहिए, जो उनका हक था, उसके ऊपर काम कर रही है और ये बसों को जोड़ना और उनको सुविधा दिल्ली की जनता तक पहुंचे, उसके लिए ये बसों को आज स्टार्ट किया गया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम इसको कहीं न कहीं इससे दिल्ली की जनता को लाभ मिले। इसके ऊपर दिल्ली सरकार काम कर रही है और हम प्रयास, जो हमारे मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिल्ली की जनता को दिलाया था, उसके ऊपर हमारा काम है और ट्रांसपोर्ट डिवीजन डीटीसी इसके ऊपर अग्रसर है, इसके ऊपर काम कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले वर्ष से डीटीसी का आय 173 करोड़ के लगभग बढ़ा है। जो आपदा की सरकार ने इस डीटीसी का जो बेड़ा गर्क कर रखा था, डीटीसी रिवैम्प हो रही है और दिल्ली की जनता की सेवा के लिए वचनबद्ध। कितने और टारगेट है आगे, कहाँ तक? देखिए, मंथ के एंड तक टारगेट हमारा 7500 बसों करने का है। हम उसको करेंगे। इंटरस्टेट भी और चलाएंगे, हर महीने कहीं ना कहीं इंटरस्टेट बस चलाएंगे कि दिल्ली की जनता को, मैंने आपसे पहले ही कहा, जो भी चीजें बंद हो रखी थी, यू स्पेशल। वहीं बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीजेआई सूर्यकांत ने यूसीसी पर बड़ी टिप्पणी की है। समान नागरिक संहिता को संविधान का लक्ष्य उन्होंने बताया। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर सुप्रीम सुनवाई तो शरीयत कानून की संवैधानिकता पर बहस तेज होती हुई नजर आ रही है। तो सूर्यकांत ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह संविधान का लक्ष्य है और इसका किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं है। यह टिप्पणी गुरुवार 16 अप्रैल 2026 को उस समय सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम महिलाओं के विरासत अधिकारों से जुड़े एक मामले की सुनवाई चल रही थी। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच कर रही थी, जिसमें जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचौली भी शामिल थे। ये याचिका पौलोमी पाविनी शुक्ला और न्याय नारी फाउंडेशन की तरफ से अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये प्रावधान महिलाओं की संपत्ति अधिकारों में भेदभाव करते हैं। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सभी धर्मों के लिए समान उत्तराधिकार कानून होना चाहिए। इस पर सीजेआई ने कहा कि यूसीसी एक संवैधानिक आकांक्षा है और महिलाओं के संपत्ति अधिकार किसी भी धर्म के अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं हो सकते। कोर्ट ने यह भी माना कि ऐसे मामलों में सीधे प्रभावित लोगों की सुनवाई जरूरी है और याचिकाकर्ता को पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मामला अभी विचाराधीन है और अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।
तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, समान नागरिक संहिता को संविधान का लक्ष्य सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर सुप्रीम सुनवाई होती हुई नजर आई है और शरीयत कानून की संवैधानिकता पर भी सवाल यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहा है। सीजेआई सूर्यकांत ने यूसीसी पर यह बड़ी टिप्पणी यहां कर दी है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है ये सरकार की योजनाओं का सबसे प्राथमिकताओं में दर्ज एक मुद्दा था, जिसको राजनीतिक मुद्दा कह सकते हैं। और ये समान नागरिक संहिता और उसके 2-3 परिखंड हैं। इसमें ये कहा गया है कि भाई एक देश एक कानून, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे शरिया वाले कानून, शरीयत के से जुड़े हुए जितने उनके अंदर जो पनडुब्बी हैं 5, 6, 7, जो एक जिसमें 3 तलाक आ जाता है और कई सारे ऐसे हैं, वो पूरी भिन्नता उसमें है। तो इसमें ये पहले से कहा गया है कि ये सारी की सारी चीजें हिंदुस्तान में संवैधानिक तरीके से चलेंगी। अगर कोई ये कहे कि शरीयत कानून के तहत हम अपने धर्म पंथ को आगे बढ़ाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार पहले दिन से कहती आई है कि हिंदुस्तान में संवैधानिक तरीके से ही सब चीजें चलेंगी। और मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति उसी का पक्षधर है, जिस पे मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी दी है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके का ये पूरा मामला है, यूसीसी को लेकर पहले भी कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं और अब जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुका है, तो ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जा सकती है आने वाले समय में इस यूसीसी कानून को लेकर? क्योंकि शरीयत की अगर हम बात करें तो उसको लेकर जो उसके पक्षधर हैं वो लगातार ये कहते हुए नजर आए हैं कि हम सिर्फ शरीयत कानून को मानते हैं, इसके अलावा किसी और चीज को नहीं। देखिए साहिल, बहुत विवादित मुद्दा है ये, क्योंकि जब ये पटल पे आएगा और जो इसको इम्प्लीमेंट जब करा जाएगा तो मुझे लग रहा दूसरा वर्ग मुस्लिम पूरी तरीके से कूद के दूसरी तरफ खड़ा हो जाएगा। वो कतई नहीं चाहेगा यूसीसी लागू हो, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा अगर जो चीजें केंद्रित हैं उन्हीं की धर्म, पंथ, समुदाय, रीत रिवाज और पूरी जो शरीयत से जुड़ी हुई सब चीजें हैं वही सारी उसमें शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है वो उस चीज का बहुत बड़ा एक विरोध हो जाए, क्योंकि हमने पहले भी देखा है शाहीन बाग हुआ है इसी को लेके दिल्ली में दंगे हुए और कई जगह इस तरीके के उपद्रव होते रहे। और जब ये लागू हो जाएगा तो उसके बाद कठिनाई तो सरकार को होगी, लेकिन अल्टीमेटली बात वही आ जाती है जब सरकार के पास दोनों सदनों में बड़ा बहुमत है और सब चीजें एक पैरेलल तरीके से चल रही है, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत किसी तरीके होगी नहीं। क्योंकि जहां बहुमत होता है तो वहां आवाज बहुत भारी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इसलिए सरकार के पक्ष में सब चीजें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और शरीयत के खिलाफ अगर कोई भी मुट्ठी भर लोग खड़े होंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, तो मुझे लगता है उसकी दबाव जो आवाज है वो पूरी तरीके से दब जाएगी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर सुप्रीम सुनवाई हुई है। शरीयत कानून की संवैधानिकता पर बहस तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है। सीजेआई सूर्यकांत ने यूसीसी पर बड़ी टिप्पणी कर दी है। वहीं महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन और परिसीमन बिल 2026 को लेकर संसद का विशेष सत्र जारी है और आज इसका दूसरा दिन है। इस सत्र में लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। प्रस्ताव के मुताबिक महिलाओं के लिए आरक्षण की ये व्यवस्था 15 वर्षों के लिए लागू की जाएगी, जिसे संसद आगे बढ़ा भी सकती है। इस बीच केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को 16 अप्रैल 2026 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि ये आरक्षण मौजूदा लोकसभा में लागू नहीं होगा। अधिकारियों के अनुसार इसे अगली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी रूप से लागू किया जा सकेगा, जो संभवतः 2029 के बाद होगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर संसद में लगातार बहस जारी है और राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। ये देखना अहम होगा कि यह ऐतिहासिक बदलाव किस रूप में आगे बढ़ता है। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र स्थित ग्राम कनावनी के पास झुग्गियों में लगी भीषण आग ने सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा इलाका जलकर खाक हो गया और लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करीब 500 से 600 झुग्गियां इस आग की चपेट में आ गई, जिससे लोगों के घर, कपड़े, राशन और रोजमर्रा का सामान पूरी तरह नष्ट हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और मातम का माहौल है, जहां लोग अपने जले हुए आशियानों के बीच बचा कुचा सामान तलाशते नजर आ रहे हैं।
आग की चपेट में पास स्थित एक पशु सेंटर भी आ गया, जिसमें 15 से 20 कुत्तों की जलकर मौत हो गई। वहीं कई परिवारों के रोजगार के साधन जैसे ई रिक्शा भी जलकर नष्ट हो गए। फिलहाल प्रभावित लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और प्रशासन से राहत, पुनर्वास और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आज दिनांक 16 अप्रैल 2026 को दोपहर समय लगभग 12:70 फायर स्टेशन वैशाली पे सूचना प्राप्त हुई थी कि कनावनी गांव स्थित कुछ झुग्गी झोंपड़ियों में आग लगी है। तत्काल हमारी सभी गाड़ियां फायर स्टेशन वैशाली से घटनास्थल पर भेजी गई। मैं एफएसओ के यहाँ के देखा तो काफी बड़ी मात्रा में आग लगी हुई थी, जिसकी तीव्रता देखते हुए अन्य जनपद के अन्य फायर स्टेशनों से सभी अधिकारी और गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। साथ ही डीजी फायर सर्विस महोदय के आदेश अनुसार नोएडा से भी 5 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई और यहाँ के देखा तो काफी बड़े क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियां और कबाड़ के गोदाम थे, जिसमें आग फैली हुई थी। चारों तरफ से घेरते हुए, चूंकि प्रथम दृष्टया हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ये आग रिहायशी क्षेत्र तक ना फैले, आसपास मकान बने हुए थे, उसको देखते हुए चारों तरफ से घेरते हुए आग बुझाना शुरू किया और लगभग 22 गाड़ियों की सहायता से हमने आग को इस समय तक काबू कर लिया है। साथ ही सहायतार्थ नॉर्थ इंडिया मॉल और टाटा स्टील की भी गाड़ियां घटनास्थल पर उपलब्ध थी। साथ ही नगर निगम के टैंकर भी उपलब्ध थे। सभी प्रशासनिक अधिकारी, डीएम साहब, एसडीएम साहब, एसीपी साहब, हमारे डीसीपी साहब, सभी लोग घटनास्थल पर मौजूद थे। घटना में इस समय तक कोई जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। घटना में कुछ पालतू जानवरों के घायल होने की सूचना है और लगातार कूलिंग की कार्रवाई प्रचलित है। सभी जो है झुग्गी झोपड़ियों में जो टीन शेड गिर गए थे, उनको एक एक को अलग करके आग बुझाने की कार्रवाई प्रचलित है। इस समय खड़ा हूं गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में। ये गाजियाबाद का ग्राम कनावनी है। गांव के बाहरी खेतों में 500 से 600 के करीब झुग्गियां थी, जो कि पल भर में खाक हो चुकी हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। चारों तरफ आपको मातम जैसा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा होगा। लोग अपनी अपनी झुग्गियों में अपने सामान को देख रहे हैं, क्या जला है, क्योंकि तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं जिससे वो कमा सकते थे। ई रिक्शा, साइकिल, तमाम वो सारी चीजें जिनसे ये अपना रोजगार करते थे, वो सभी जलकर खाक हो चुके हैं। सवाल ये कि अब ये आखिरकार जाएंगे कहां। यहाँ पर गाजियाबाद के जिला अधिकारी और तमाम मंत्रीगण यहाँ पहुंचे थे। हालांकि फोटो वीडियो में भी देखा गया था कि मंत्री जी आए थे और आग जब लगी थी तो मंत्री जी सभी को साइड कर रहे थे। सवाल यह है कि मंत्री जी की तरफ से और जिला अधिकारी प्रशासन की तरफ से इन लोगों के लिए क्या कुछ सुविधाएं दी जाती है। स्थिति अब ऐसी है कि अब ये रात्रि के समय भी अपने आशियाने के नीचे सो तक नहीं सकते हैं। सवाल ये है कि इनके पास अब राशन कुछ दिनों के लिए क्या नहीं मिलना चाहिए। अब ये अपने आगे का जीवन कैसे व्यापन करेंगे, ये कैसे जिएंगे। उनसे सीधा बात करते हैं जिन्होंने अपना वो सब कुछ खो दिया, जहां पर वो बरसों की कमाई रखी हुई थी, बरसों की उन्होंने चीजें वहां पर रखे हुए थे। तमाम उन सभी जो कागज की तरीके से जलकर राख हो चुके हैं। तस्वीरों में चारों तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर मातम जैसा माहौल जो है वो बना हुआ है। लोग अपने अपने झुग्गियों के बाहर बैठे हुए हैं और सामान का आकलन कर रहे हैं कि क्या कुछ सामान बच भी गया है या नहीं। तस्वीरें सिर्फ ये भी बयां कर रही है कि आखिरकार इस आग लगने का क्या कारण था, जहां पर 600 से 700 झुग्गी पल भर में राख बन चुकी है। सीधा बात करेंगे पीड़ित परिवारों से कि क्या आग लगी है, किस तरीके से आगों पर काबू पाया गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किशन। किशन जी, जिस तरीके से जो स्थिति थी, आग जब लगी तो यहाँ का क्या माहौल था, किस तरीके से आग लगी है और अब क्या स्थिति हुई है? माहौल इतना भयानक था कि ये मान के चलो कि ऐसे सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे, आग का ये पता नहीं चला कैसे लगी है और फिर इतनी आग भड़क गई थी कि काबू नहीं हो रही थी। और फिर इसका ये रीजन हुआ कि सारी झुग्गी जल के खाक हो गई एकदम जी। इसमें कुछ भी वजह, हमारे भाई हैं, इनका पूरा सामान जल के राख हो गया इसमें। ये क्या हुआ, मतलब काम करते हैं और फिर भी ये सारा दिन काम पे रहते हैं। फिर आए, फिर देखा कि यहाँ पे पूरा खाक हुआ पड़ा। फिर मेरे पास टेलीफोन किया कि हाँ भैया देख लो, तो मैं देखा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो क्या आप देखने की जरूरत नहीं है। पर ये है कि यहाँ पे पूरा एक
200 परिवार नहीं है, कम से कम 500-600 झुग्गी जो भी है सब जल के राख हो गई। यहाँ मंत्री जी भी पहुंचे थे, क्या उनकी जवाबदेही ये नहीं है कि यहाँ पर जो जला है उसका मुआयना कर सके, या वहाँ पर जो सुविधाएं पहुंचानी चाहिए, जलने के बाद यहाँ पर मातम जैसा माहौल है मगर इनका कोई नहीं है। सवाल यही है, आखिर में सवाल यही है कि इनका कौन है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, डेली 24 भारत। वहीं हनुमानगढ़ के नौहर क्षेत्र में स्थित आबकारी विभाग से जुड़े डिपो में लोडिंग अनलोडिंग कार्य करने वाले मजदूरों के बकाया भुगतान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भुगतान न मिलने से ठेकेदारों और अनुज्ञाधारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। मामले में आबकारी निरीक्षक आशीष स्वामी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र भुगतान की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि डिपो पर कार्यरत मजदूरों को लंबे समय से उनकी मजदूरी नहीं दी गई है, जिससे स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बार बार अनुरोध के बावजूद समाधान नहीं होने पर 16 अप्रैल 2026 को मजदूरों ने कार्य बंद कर दिया, जिससे डिपो का संचालन प्रभावित हुआ है। अनुज्ञाधारियों का कहना है कि प्रशासन हर बिल में लोडिंग अनलोडिंग शुल्क वसूल करता है, लेकिन मजदूरों तक समय पर भुगतान नहीं पहुंच पा रहा है। स्थिति को गंभीर बताते हुए चेतावनी दी गई है कि अगर 20 अप्रैल 2026 तक सभी मजदूरों का बकाया भुगतान नहीं किया गया तो नौहर में मदिरा डिपो पर पूर्ण कार्य बंद कर दिया जाएगा और अनुज्ञाधारी बिलिंग का बहिष्कार करते हुए तालाबंदी व धरना प्रदर्शन करेंगे। अनुज्ञाधारियों ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल समाधान की मांग की है, ताकि डिपो का कार्य सुचारू रूप से फिर से शुरू हो सके। क्या यहाँ पे देसी जो शराब का गोदाम है, इसके अंदर लेबर की समस्या है। हाँ जी, लेबर को क्या है कि जो लेबर का जो लाइसेंस को दिया हुआ है उनके द्वारा समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। हाँ जी, पिछले साल भी समस्या आई थी तो हमने ऊपर अधिकारियों का अवगत करा करके इसको करवाया था सही। हाँ जी, लेकिन इस बार फिर लगता है कि इनको 2-3 महीने से सैलरी नहीं मिली। कितने महीने हो गए तुम्हारे को? कितने महीनों को मिला पिला? 3 महीने से नहीं, पैसे नहीं मिले, इसलिए ये कर रहे हैं। आज तो बात करेंगे ऊपर, इनका भुगतान जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। लोडिंग में समस्या लग रही है, लेबर कौन मिलने लग रही है, इस कारण हमारे साधनों में माल कौन करने लग रही है। वहीं हनुमानगढ़ में भगवान परशुराम जन्मोत्सव रविवार 19 अप्रैल को सर्व ब्राह्मण समाज के बैनर तले बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस भव्य आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7:15 पर परशुराम चौक पर पूजा अर्चना से होगी। इसके बाद दोपहर 3:15 पर शोभा यात्रा लोहिया स्कूल टाउन से प्रारंभ होकर गौड़ धर्मशाला में संपन्न होगी। शाम 4:15 पर श्री कृष्ण गौ सेवा सुंदरकांड मंडल द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 6:15 पर वरिष्ठ जनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विप्रजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। रात्रि 8:15 पर प्रतिभोज का आयोजन किया जाएगा और इसके पश्चात परशुराम चौक पर भव्य आतिशबाजी के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। इस आयोजन को लेकर बुधवार को हुई बैठक में विस्तृत रूपरेखा तय की गई, जिसमें दुर्गा प्रसाद शर्मा, आशीष पारिक, भवानी शंकर शर्मा, कुंज बिहारी, महर्षि महेंद्र शर्मा, प्रदीप एरी, भारत भूषण कौशिक, MP शर्मा, नरेश पुरोहित, पंकज गौड़, गोपाल शर्मा, मनोज शर्मा सहित सर्व ब्राह्मण समाज के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। आज भगवान परशुराम की जयंती समारोह के लिए दुर्गा मंदिर धर्मशाला में ब्राह्मण समाज की एक भव्य मीटिंग रखी गई, जिसमें 19 तारीख को होने वाले परशुराम जयंती कार्यक्रम को और अधिक सुंदर और भव्य बनाने के लिए कार्यक्रम बनाए गए। कार्यक्रम की रूपरेखा में सुबह 7:15 बजे परशुराम चौक पर लाइटनिंग और पूजन कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात 3:15 बजे टाउन स्थित लोहिया स्कूल से एक शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो टाउन और जंक्शन के विभिन्न स्थलों से होते हुए, जिस पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एरिया में लोगों द्वारा बड़ा भव्य स्वागत किया जाएगा और अंत में 6:15 बजे गौड़ ब्राह्मण धर्मशाला में इसका यात्रा का समापन होगा। आज दुर्गा मंदिर धर्मशाला में दुर्गा मंदिर में जो ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई, उसमें समस्त समाज के लोग, समस्त ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठे हुए और जो परशुराम भगवान की जयंती जो मनाएंगे 19 तारीख को रविवार को, उसको भव्यता से मनाएंगे और सब लोग मिलजुल कर मनाएंगे। और जो जैसा बताया गया कि हम अग्रणी होते हैं हर चीज़ में, देव पुरुष हमें माना जाता है, देवों का अंश है, तो हम उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। सबसे आगे आएँ, हम एक होके एकता का संदेश देवें, सबको एकता का संदेश देवें। वहीं तारानगर स्थित MSG हाईटेक गुरुकुल गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। विद्यालय की होनहार छात्रा कोमल कंवर
पुत्री कुंदन सिंह राठौर ने 97.80% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। बेहतर परिणाम के बाद विद्यालय स्टाफ की ओर से टॉपर छात्राओं का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही विजयी जुलूस के रूप में मुख्य बाजार में रैली निकाली गई, जिसका लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस दौरान स्वाति बुरी के नेतृत्व में पुलिस स्टाफ और बार संघ अध्यक्ष प्रभुदयाल सहारण के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने पुष्प वर्षा कर छात्राओं का सम्मान भी किया। विद्यालय के प्रिंसिपल हिमांशु रानी ने बताया कि कक्षा 10वीं में कुल 35 छात्राएं अध्ययनरत थी, जिनमें से 6 छात्राओं ने 90% से अधिक और 16 छात्राओं ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। इस सफलता पर स्थानीय विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया और भाजपा नेता राकेश जांगीड़ सहित कई जनप्रतिनिधियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रा कोमल कंवर को बधाई दी। प्रिंसिपल ने इस उपलब्धि का श्रेय पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी इंसा को दिया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ व छात्राएं मौजूद रही। आज CBSE का कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम आया है। शिक्षा नगरी तारानगर के विद्यालय MSG बालिका विद्यालय की बालिका कोमल कंवर ने 98% अंक प्राप्त करके जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। शिक्षा नगरी तारानगर के लिए गौरव करने वाला पल है। कोई भी रिजल्ट हो, हर रिजल्ट में तारानगर की मेरिट सारी है। ये इस हमारे समाज के जागरूक अभिभावकों के, गुरुजनों का और विद्यार्थियों के कठोर मेहनत का परिणाम है। वहीं कोटपुतली बहरोड जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन परिसर में 77वां पुलिस स्थापना दिवस समारोह पूरे उत्साह और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह रहे। उन्होंने आपको बता दें कि ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और पुलिस बल की अनुशासन एवं तत्परता का निरीक्षण किया। इस अवसर पर एसपी सतवीर सिंह ने अपने संबोधन में पुलिस विभाग की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुलिसकर्मी दिन रात समाज की सुरक्षा में समर्पित रहते हैं, इसलिए उनका सम्मान और मनोबल बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। समारोह के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। साथ ही हाल ही में आयोजित क्विज प्रतियोगिता में विजेता रहे विद्यार्थियों को भी प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया, जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। समारोह के अंत में प्रेरणादायी वक्तव्यों के जरिए पुलिस के गौरवशाली इतिहास को याद किया गया। इस मौके पर ADM ओम प्रकाश सहारण, ASP नाजिम अली, ASP सुरेश कुमार सहित जिले के विभिन्न सर्कलों के DSP, थाना प्रभारी पुलिसकर्मी, पूर्व पुलिस अधिकारी और उनके परिजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ये राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो राजस्थान पुलिस है, आप जैसे कि जानते हैं कि हमेशा आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, इस ध्येय वाक्य को लेकर चलती है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आम जन में हम विश्वास पैदा करें और जो अपराधी हैं उनमें भय पैदा हो, और हमारी जो कानून व्यवस्था है, अपराध नियंत्रण है, उसको हम अच्छे से हमारी ड्यूटी निभा पाएँ। और हम सभी साथियों का हम मनोबल बढ़ाना चाहेंगे। आज का दिवस हम सब के लिए गौरव का दिन है और हम जो सफ़र तय किया हमने 1949 से लेकर अब तक, उसमें लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। आधुनिक तकनीक का लगातार उपयोग होता रहा है और देश में हमारी जो पुलिस है वो किसी भी मामले में कम नहीं है। हम अग्रणी राज्यों में से एक हैं और हम 2047 का जो विजन है, विकसित भारत का विजन है, उसको लेके चल रहे हैं ताकि हम एक पारदर्शी जवाबदेह पुलिसिंग दे पाएँ। वहीं डीग जिले के कामा क्षेत्र में फर्जी पुलिस बनकर सक्रिय एक संगठित गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। ये गैंग खुद को दिल्ली पुलिस बताकर लोगों से, आपको बता दें कि लोगों में दहशत का माहौल फैला रही थी और साइबर ठगी से जुड़े लोगों को निशाना बनाकर उनका अपहरण कर अवैध वसूली करता था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 5 किलोमीटर तक पीछा कर 6 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 आरोपी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। बरामदगी के दौरान आरोपियों के पास से 2 अवैध हथियार, कारतूस, पुलिस वर्दी, 32 सायरन और पुलिस का लोगो लगी गाड़ी भी जब्त की गई है, जिससे ये साफ होता है कि गैंग सुनियोजित तरीके से फर्जी पुलिस बनकर अपराध को अंजाम दे रहा था। सूचना मिलने पर जिला स्पेशल टीम DST तुरंत सक्रिय हुई और विरार रोड से आरोपियों को पीछा शुरू किया गया। बाद में लहसर इलाके में घेराबंदी कर 3 बदमाशों को पकड़ लिया गया। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने और फायरिंग की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने साहस दिखाते हुए उन्हें काबू में कर लिया और इस कार्रवाई में कई पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही। मामले की जांच लगातार जारी है। ये कल की घटना है, लगभग 5:30-6 बजे। तो कल हमारे गांव में हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो 2 लड़के आ रहे थे क्रिकेट खेलने के लिए। तो एक बोलेरो गाड़ी, जिसके काले शीशे थे, तो उन्होंने उनको
जैसे पकड़ा तो सबने चिल्लाए किसी को उठा लिया तो बोले पुलिस ने उठाया है। तो हमें उन पर शक हुआ था कि क्योंकि ये गैंग काफ़ी दिनों से सक्रिय है, 1-2 घटना पहले भी कर चुके हैं। तो इसकी वजह से हमने मतलब 100 नंबर पे कॉल करा। तो उसके बाद में कामा पुलिस और DST उन्होंने कामा में उनको रोक लिया और उनका पीछा किया तो रोसर में उनको पकड़ लिया। तो उनको बाद में पता चला कि वो फर्जी पुलिस है। तो एक तो अरबाज सनोफ दिल्ली और एक अबराज सनोफ। वहीं हनुमानगढ़ के फिफाना अनाज मंडी में गेहूं की आवक लगातार बढ़ रही है, लेकिन खरीद और उठाव की धीमी प्रक्रिया के कारण मंडी परिसर में गेहूं के बड़े बड़े ढेर लग गए हैं। इससे किसानों और मंडी प्रशासन दोनों की चिंताएं बढ़ गई है। क्वालिटी इंस्पेक्टर परमेश्वर लाल जाखड़ के अनुसार अब तक लगभग 9000 थैलों की खरीद हो चुकी है, लेकिन खरीदे गए गेहूं का उठाव अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। मंडी में आवक इतनी अधिक है कि इसका सटीक आकलन करना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता का दावा किया गया है। फिफाना मंडी के लिए कुल 1,75,000 थैलों का आवंटन किया गया है, जिनमें से 1.5 लाख थैले पहले ही पहुंच चुके हैं। नौहर मंडी समिति सचिव CL वर्मा ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए वाटर कूलर, लाइट और टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि तेज गर्मी में परेशानी न हो। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उठाव प्रक्रिया धीमी है, लेकिन अब ट्रकों और बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही बताया गया है कि पक्की जगह की कमी और अधिक आवक भी बड़ी समस्या है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उठाव प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। वहीं हरियाणा से आने वाले गेहूं की आवक रोकने के लिए मलवाड़ी और जनानिया सीमा पर नाकाबंदी की गई है। वहीं हनुमानगढ़ के यातायात प्रभारी अनिल चिंदा को राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं, कार्यनिष्ठा और जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया गया। इस वर्ष ये प्रतिष्ठित सम्मान पूरे प्रदेश में केवल 6 पुलिसकर्मियों को ही दिया गया, जिससे अनिल चिंदा का चयन हनुमानगढ़ जिले के लिए गौरव का विषय माना जा रहा है। राज्य सरकार ये पदक लगभग 20 वर्षों की बेदाग सेवा, उत्कृष्ट प्रदर्शन और असाधारण कर्तव्य परायणता के आधार पर प्रदान करती है। अनिल चिंदा को इससे पहले भी उत्तम सेवा पदक, अति उत्तम सेवा पदक और सर्वोत्तम सेवा पदक मिल चुके हैं, जो उनकी लंबी और अनुकरणीय सेवा को दर्शाते हैं। हनुमानगढ़ में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था सुधारने, सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और आमजन को सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी यातायात नियमों को लेकर जागरूकता फैलाते हैं। उनकी तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो अक्सर वायरल होते हैं और इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 3.25 लाख फॉलोअर्स हैं। उनके प्रयासों से जिले में ट्रैफिक व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। वहीं गाजियाबाद के ग्राम कनावनी में भीषण आग से सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो जाने के बाद जिला प्रशासन ने राहत और पुनर्वास कार्य तेज कर दिए हैं। खेतों में बनी करीब 500 से 600 झुग्गियां आग की चपेट में आकर पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जिससे बड़ी संख्या में गरीब परिवार बेघर हो गए। घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए प्रभावित परिवारों के लिए राहत व्यवस्था शुरू की। प्रत्येक पीड़ित परिवार को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जो सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके लिए सभी प्रभावित लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। बेघर हुए लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था के लिए आर्य शिक्षक निकेतन स्कूल में अस्थायी आश्रय स्थल बनाया गया है, जहां सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस कठिन समय में आसपास के ग्रामीणों और सामाजिक संस्थाओं ने भी आगे आकर पीड़ित परिवारों की मदद शुरू कर दी है। पीड़ितों ने प्रशासन और सहयोग करने वाले लोगों का आभार जताया। प्रशासन ने कहा कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक प्रभावित परिवारों के लिए रहने, खाने पीने और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था जारी रहेगी। रात में जो आग लगने के बाद जो रात हो गया, जो अभी सरकार ने यहाँ भी स्कूल किया है, वहाँ भी अब थोड़ा आश्रय दिया है। वही खाना वाला खिला रहा है, चाय खिला रहा है, जो चावल खिला रहा है, ब्रेड खिला रहा है, चाय खिला रहा है, सब कुछ खिला रहा है। अभी ये बजट में रखा है। अभी घर पे स्कूल में प्रशासन द्वारा 5,000 रुपए की राशि जो है वो देने का ऐलान किया गया है, तो क्या इस चीज की जानकारी है आपको? मैं अब रात को बोल के गया था 5,000 रुपया करके देगा जी। हाँ जी। जो अभी रुकने की कहाँ व्यवस्था की गई है आपको लेटने की? अभी रुकने का कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल में हम लोग रहे हैं। हम लोग को घर जाने का कोई व्यवस्था करने। प्रशासन द्वारा मदद की गई है आपकी? हाँ, प्रशासन ने भी मदद किया है। रात में भी आया था फिर एक बार देखने के लिए। अच्छा, 6 नंबर प्रशासन की हमारी सारी सुविधाएं बहुत अच्छे से किए हैं, बहुत मदद की है इन्होंने, शुक्र है।
जो हमें मतलब खाने से सोने से सारे इंतजाम इन्होंने किया है। इस वजह से हम लोग अभी सेफ्ट में है और यहाँ पर मतलब बच्चे बाल बच्चे सब अच्छे से है। लेकिन मतलब एक नुकसान है, हमारी कोई भरपाई नहीं कर सकते। हमारी मतलब जो है 5,000 में क्या ही आएगा, हमारे तो सब कुछ खाक हो गए ना, पैसा वगैरह राशन वैसन सामान वगैरह कुछ नहीं है। 5,000 में हमारा क्या ही होएगा, दे चाहे ना दे उससे हमारा कोई फर्क नहीं। हमारा मतलब लाखों का नुकसान हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें खाना पीना मिल रहा है, ये बहुत अच्छा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।